राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। साथियों नमस्कार। कभी कभी कुछ घटनाएं हम भूल जाते हैं या वो यादें धुंधली हो जाती हैं। राजनीति के कितने अलग अलग रंग हैं, या शायद जब कोई घटना 20 साल पुरानी हो जाती है तो इस 20 वर्षों के बीच आने वाली नई पीढ़ी उन पुरानी घटनाओं को जानती ही नहीं कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। राजनीति के रंग बड़े अलग अलग हैं। राजनीति रक्त से पिपासु, रक्त रंजित। राजनीति अंदर की महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाती है। अमूमन यह सभी दलों में है, सभी पार्टियों में है। बात 2 जून 1995 की है। लखनऊ का मीराबाई रोड और उस पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस, ये एक सीन है, एक दृश्य है। उत्तर प्रदेश में तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस होता है, विवादित ढांचा टूट जाता है और विवादित ढांचे को तोड़ने का जो संकल्प जन चेतना के द्वारा वहां उत्पन्न हुआ, उसका परिणाम हुआ कि बाबरी विध्वंस, विवादित ढांचे का टूटना, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक आग लग गई। वातावरण गर्म हो गया, माहौल बदल गया और एक सियापा सन्नाटा जैसा उस वक्त देश में छा गया था। जगह जगह बवाल, विद्रोह, विरोध के स्वर फूटने लगे थे। तो ये ऐसा दृश्य था 6 दिसंबर 1992 का। 1992 की इस विध्वंस के बाद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था जब ये विवादित ढांचा टूटा। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, कल्याण सिंह की सरकार चली गई और कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद जब उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया गया तो इसके ठीक कुछ महीनों के बाद प्रदेश में एक नई राजनैतिक सुगबुगाहट शुरू हुई और उस समय उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्रीय छत्रप दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यह हुआ करते थे। और तब इनका जनाधार प्रदेश स्तर पर कुछ छोटे स्तर पर ही था। कांसीराम बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने स्थापना किया था और जगह जगह छोटी छोटी जनसभाएं किया करते थे। यह एक छोटा दल था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान कांसीराम ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग किया जाए, और इस राजनीति के नए प्रयोग में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह से संपर्क साधा और दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने मिलकर के यह तय किया कि अब हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मिलकर के लड़ेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में शुरू होता है एक नया सियासी गठबंधन। उस वक्त तब उत्तर प्रदेश में आज का उत्तराखंड भी शामिल था और राज्य में कुल 422 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। जब कांसीराम और मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से मिलकर के एक नए गठबंधन के चुनाव की तैयारी में जुटे थे,
तब समाजवादी पार्टी के खाते में 256 सीटें और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 164 सीटें मिली और यह तय हुआ कि आप 256 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम 164 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी 109 सीटों पर चुनाव जीतती है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी 67 सीटों पर चुनाव जीत करके ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर 1993 को सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा मुलायम सिंह 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश की कमान संभाल लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी उनके समर्थन में आ जाती है और इस प्रकार से दोनों दल मिलकर के आपस में मंत्रिमंडल का भी बंटवारा कर लेते हैं और राज्य में एक नए सरकार का उदय हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। सियासी गलियारों में यह हलचल होती थी, यह चर्चा थी कि यह दोनों दल मिलकर भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए हैं, लेकिन यह सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल आपस में गठजोड़ करके यह सरकार चला रहे हैं और दोनों के नेता बेहद महत्वाकांक्षी हैं। लिहाजा ऐसे गठबंधन पर संशय कहीं न कहीं लोगों के मन में बना रहता था। साल 1993 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सरकार सुचारू रूप से चलने लगती है। लेकिन 23 मई 1995 आते आते इन दोनों दलों के बीच कुछ खटास उत्पन्न होने लगती है। अब दोनों दलों में आंतरिक खींचातानी का दौर शुरू होता है। इधर मुलायम सिंह है, इधर मायावती है। मायावती और मुलायम सिंह दोनों के राजनैतिक महत्वाकांक्षा आपस में टकराने लगी और इसमें ये फिर स्थिति ये आ गई कि जब ये आए दिन का विषय बन गया, आपसी टकराव आए दिन का विषय बनने लगा, तो उस दौरान यह सारी बातें मायावती के माध्यम से कांशीराम तक पहुंची। कांशीराम ने यह तय किया कि क्यों न हम लोग भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साधा जाए। और उस वक्त लालजी टंडन भाजपा के नेता हुआ करते थे, जिनसे कांशीराम ने संपर्क साधा और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। कांशीराम जी का यह कहना था कि भाई टंडन जी, अगर हम और आप दोनों लोग मिलकर के सरकार बना लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, और आप अगर चाहें तो मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और आप लोग समर्थन में आ जाएं, और आपके समर्थन में आने के बाद जो है एक नई सरकार का हम लोग गठन करेंगे, क्योंकि मुलायम सरकार के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो अपना एक एजेंडा है, जिस रास्ते पर चल रही है, वह पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लालजी टंडन ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं, आगे भी बात करेंगे। अब बसपा भाजपा के बीच इस प्रकार की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। आगे चल करके 1 जून 1995 को सब कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था और फिर यह तय हुआ कि चलिए ठीक है, हम लोग मिल करके मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह भाजपा ने तय किया। 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ, उस समय जब सपा और बसपा के गठबंधन में 11 मंत्री बहुजन समाज पार्टी के जो बनाए गए थे, उन्हें साथ लेकर के मायावती उस समय के तत्कालीन राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलने जाती हैं। राज्यपाल हैं मोतीलाल बोरा। मोतीलाल बोरा से वो मिलने जाती हैं। मोतीलाल बोरा से मिलकर के वह उन्हें 3 पत्र सौंप देती हैं। पहले पत्र में यह हवाला होता है कि कांशीराम जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी का नेता अधिकृत किया है। यह मेरा पहला पत्र है। दूसरा पत्र है जिसमें मुलायम सिंह से समर्थन वापस लेने का जिक्र था
कि क्यों हम लोग जो है मुलायम सिंह से समर्थन लेना चाहते हैं। और तीसरे पत्र में यह जिक्र था कि हमारे पास कुल 267 विधायकों का समर्थन है। और ये तीनों पत्र वह जो है मोतीलाल वोरा को सौंप देती हैं, सौंप करके चली आती हैं। यह घटना 1 जून 1995 की है। 2 जून को मायावती जी मीराबाई रोड पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पार्टी के कुछ विधायक भी मौजूद हैं। मीराबाई रोड स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती कमरा नंबर 2 में बैठी हुई हैं। उनके साथ कुछ विधायक भी बैठे हुए हैं। और सुबह का 9 बजे का यह टाइम था कि अचानक गेस्ट हाउस के बाहर हलचल महसूस होने लगती है, हलचल होने लगती है। वहां के स्थानीय लोगों का जो दृश्य है, जो देखने पर जो ये बात छन करके सामने आई कि अब स्टेट गेस्ट हाउस के सामने एक बड़ी भीड़ धीरे 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 वहां जुटने लगी। और जुटते जुटते यह भीड़ बहुत बड़ी संख्या में हो गई। और इस भीड़ में समाजवादी पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता शामिल थे। स्टेट गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। भीड़ का यह आलम था। और भीड़ वहां जुट जाती है। और जुटने के बाद मायावती के विरोध में, कांसीराम के विरोध में, बहुजन समाज पार्टी के विरोध में जोर जोर से नारा लगाना शुरू करती है। असल में होता क्या है कि 1 जून को जब मायावती जी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को अपना 3 पत्र सौंपती हैं, नई सरकार बनाने की पेशकश करती हैं, तो यह बात निकल करके मुलायम सिंह तक पहुंच जाती है। और 2 तारीख को 2 जून 1995 को जब वो गेस्ट हाउस में मौजूद होती हैं, तो समाजवादी पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता वहां अगल बगल से सब जुट जाते हैं। और तेज आवाज में बहुजन समाज पार्टी मायावती का विरोध और कांसीराम के विरोध में नारेबाजी शुरू होने लगती है। और आलम यह होता है कि यह नारा गगनभेदी आवाजों में तब्दील हो जाता है। हुल्लड़बाजी जैसा एक माहौल हो जाता है। वहां पर एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वह भी काफी उफान पर था। अब ये कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के अंदर नारेबाजी करते हुए प्रवेश कर जाते हैं। और नारेबाजी करके जब वहां प्रवेश करते हैं, तो जिस कमरे में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठी हुई थी, कुछ मीटिंग कर रही थी, उस कमरा नंबर 2 का दरवाजा ये भीड़ वहां नारा लगाते हुए पहुंचती है और उसे पीटने लगती है, जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा अंदर से जब नहीं खुलता है, तो उग्र भीड़ उस दरवाजे को तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद पूरी की पूरी भीड़ उस कमरे में पहुंच जाती है, जिसमें मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद हैं। भीड़ का कोई अपना निजी विचार नहीं होता। भीड़ तंत्र में उसमें एक से एक अराजक तत्व भी मौजूद थे। वह सब भीड़ के लेकर के पूरा भीड़ सहित कमरे में प्रवेश करते हैं। और सामने विधायक जो बैठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मायावती सामने दिखाई दे जाती है, उनका बाल खींचना, उनका कपड़ा फाड़ देना, उनके ऊपर प्रहार करना, उनको नोचना बकोटना, इस प्रकार का कार्यक्रम कमरा नंबर 2 में शुरू हो गया। और कमरा नंबर 2 में जब यह स्थिति हुई, विधायक अवाक थे, वो अपना बचाव करने लगे। वह जो है अपना कि भाई मेरी क्या गलती है, उसके बाद भीड़ उनको मारना पीटना शुरू कर दी है। इसी में कुछ विधायक जो है मायावती को घबराहट में किसी प्रकार से धकेल करके लेकर के बगल के कमरे में, कमरा नंबर 1 में उन्हें ले जाते हैं और कहते हैं बहन जी अंदर से गेट आप बंद कर लीजिए, माहौल अब खराब हो गया है। और मायावती जैसे ही कमरा नंबर 1 में जाती हैं, अंदर से गेट लॉक कर देती हैं। भीड़ अराजक हो जाती है। और कमरा नंबर 2 में मौजूद विधायकों में 5 विधायकों को उठा करके यह भीड़ ले करके चली जाती है और बाहर लेके गेस्ट हाउस के बाहर निकलती है। और वहां से उन्हें गाड़ियों में लाद करके लेके मुलायम सिंह के पास चली जाती है। मुलायम सिंह के सामने उन 5 विधायकों को प्रस्तुत किया जाता है। 5 विधायक कहते हैं सर कि मेरा क्या दोष है इसमें बताइए।
मुलायम सिंह काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। सरकार गिरने के कारण, सरकार गिराए जाने की आशंका से ग्रसित मुलायम सिंह अपने क्रोध के उबाल में हैं। उन्होंने तुरंत उन विधायकों से एक सादे पेपर पर साइन कराया और साइन कराने के बाद उसे वो रख लेते हैं। और इधर जब विधायकों को लेकर रख लेते हैं साइन कराने के बाद, तो लगता है कि अब मामला कुछ शायद ठंडा हो जाएगा। लेकिन उधर गेस्ट हाउस पर भीड़ अपने उग्र रूप में बनी हुई है, तेज आवाज में शोर जोर प्रदर्शन कर रही है। मायावती अपने कमरे में बंद हैं। मायावती के बंद आलम में स्थिति यह है कि घबराहट का पूरा वहां माहौल है। कार्यकर्ता किसी के हट नहीं रहे हैं। पुलिस फोर्स भी वहां तैनात है, पुलिस फोर्स मौजूद है। उस समय लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह हुआ करते थे। ओपी सिंह अपनी फोर्स के साथ मौजूद हैं, लेकिन ओपी सिंह मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, इस प्रकार के माहौल में एसएसपी पर भी प्रेशर था और उस प्रेशर के कारण ओपी सिंह मौन मूक दर्शक बने हुए हैं और कार्यकर्ता अपने हुल्लड़बाजी में व्यस्त हैं, बिजी हैं। जब यह मामला शांत नहीं होता, तब कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, उस समय फर्रुखाबाद के हुआ करते थे, फर्रुखाबाद से विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने कुछ सहयोगियों के साथ उस भीड़ के सामने पहुंचते हैं। भीड़ को हटाने का प्रयास करते हैं। उनसे हाथापाई और नोक-झोंक भी होता है, लेकिन कार्यकर्ता कहां मानने वाले थे। और उसके बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी एक तरफ से मोर्चा संभाल लिए। और जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी मोर्चा संभालते हैं, तो उनके साथ उनका यह व्यवहार देख करके हजरतगंज थाने के थानेदार उस समय विजय भूषण जी थे। तो विजय भूषण भी जो है अब इस भीड़ को हटाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ एक सुभाष सिंह बघेल, जो कि उस समय वीआईपी सुरक्षा में लगे एक इंस्पेक्टर थे, वह भी लग जाते हैं और भीड़ को हटाने का प्रयास करने लगते हैं। भीड़ को जो है कुछ जोर जबरदस्ती अपने पुलिसिया रौब रुआब दिखाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन भीड़ जहां की तहां बनी हुई है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अंदर कमरे पर तक जाते हैं, मायावती के पास तक जाते हैं और मायावती को आश्वासन देते हैं कि आप घबराइए मत, माहौल शांत होगा और हम लोग आपका सहयोग करने के लिए हम मौजूद हैं। ये दृश्य वहां का चल रहा है। ऐसा सीन, ऐसा दृश्य वीआईपी गेस्ट हाउस कांड, जो उत्तर प्रदेश का बड़ा मशहूर कांड हुआ, इस कांड का वह दृश्य उन दिनों का ऐसा ही दृश्य था। ये जो दृश्य चल रहा है, इसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और उस समय जब यह मामला शांत नहीं हुआ, तो थोड़ी देर में डीएम साहब वहां पहुंचते हैं। डीएम है राजीव खेर हैं। उन्होंने ओपी सिंह एसएसपी से बात किया। उन्होंने कहा कि भाई आप खड़े हैं यहाँ पर और इस भीड़ को हटाइए यहाँ से, फोर्स मूक दर्शक बनी है, इसको कहिए कि लाठी चार्ज करें, लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़िए यहाँ से। ओपी सिंह कहते हैं साहब आप जानते ही हैं कि सरकार किसकी है और सरकार का कुछ निर्देश है। इन निर्देशों का इतना प्रेशर है कि मैं कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। और आप भी जानते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और ये सरकार कार्यकर्ता किसके हैं। लिहाजा तो वो डीएम पर भी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डीएम राजीव खेर वह अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने साथ पुलिस अधीक्षक, उनके साथ आए पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन वर्मा को वो आदेश देते हैं कि इस भीड़ को खदेड़ो। राजीव रंजन वर्मा और हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर वगैरह कुछ फोर्स थी, वहां पर लेकर के इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू किया और भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। भीड़ धीरे धीरे जब तितर बितर होने लगी, तो कुल मिलाकर के ये मामला सुबह प्रारंभ होता है और शाम हो जाती है। शाम तक ये मामला बहुत ही गहमा गहमी का भरा था। उत्तर प्रदेश में मीडिया, टीवी, ये सब पर चर्चाओं का दौर जारी था। ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर वहां का था जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। और इस प्रकार से ये वहां पर पुलिस जब लाठीचार्ज करती है तो माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब शांत होने लगता है तो इसके बाद डीएम साहब, रात को 9:30 बज गया, 9:30 बजे डीएम साहब अपने कुछ फोर्स वालों को लेकर, एसएसपी और अपने मातहत सभी सहयोगियों को लेकर के वो मायावती के गेट नंबर 1 पर जाते हैं। गेट को नॉक करना शुरू करते हैं, खटखटाने लगते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा इसलिए नहीं खुलता क्योंकि अंदर भय का माहौल व्याप्त है। मायावती के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मायावती को इस बात का भय था कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वही भीड़, वही उग्र भीड़ बाहर से दरवाजा खटखटा रही है
और ये लोग मुझे जान से मारने पर आमादा है, लिहाजा वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। बाहर से डीएम साहब कहते हैं अरे भाई मैं डीएम हूँ, मैं डीएम बोल रहा हूँ। अंततोगत्वा मायावती अंदर से कहती है कि भाई अभी भीड़ नहीं छटी है, मैं नहीं खोलूंगी। लेकिन डीएम और पुलिस प्रशासन ने जब बहुत आग्रह किया तो मायावती दरवाज़ा खोलती हैं। और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर का जो दृश्य है कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, चेहरे पर दहशत का माहौल है। और ऐसे माहौल से पुलिस प्रशासन और डीएम उन्हें सुरक्षित निकाल करके अपनी कस्टडी में ले लेता है और उन्हें ले करके निकल जाता है। स्थिति यह होती है कि 3 जून सन 1991 को विधायकों का जमावड़ा होता है, विधायकों की गिनती होती है। समर्थन के लिए पत्र मायावती पहले ही राज्यपाल को दे चुकी होती हैं और राज्यपाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष और गठबंधन सभी तरह के विधायक वहां मौजूद हैं और राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का निमंत्रण मायावती को दे दिया और मायावती 3 जून को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती इस पूरे घटनाक्रम के जांच का आदेश देती हैं। और यह जो है, जब यह आदेश देती हैं तो उस समय के लखनऊ में ही एक आईएएस अफसर हुआ करते थे, रमेश चंद्रा जी इस जांच की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और इस पर पूरी इसकी गहनता से जांच करते हैं। और इस जांच का जब निष्कर्ष निकला तो उसमें नाम मुलायम सिंह का आया। यह घटना जो भी हुई, यह घटना मुलायम सिंह की, इस घटना के मुख्य कर्ता धर्ता मुलायम सिंह हैं। और यह जांच जब पूरी हुई तो इस पर 74 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। और जानते ही हैं कि 74 लोगों पर, जिन 74 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, तो एफआईआर, कानून और उसके बाद न्याय, और न्याय का एक लंबा प्रोसेस जो कि राजनीति और सियासत और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच चलता ही रहता है, वो चल रहा है। अब वो क्या होगा, उसका आगे क्या होगा। एफआईआर दर्ज हो गई, 74 लोगों को नामजद किया गया, नामजद लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरे देश में राजनीति के रंग को बदल दिया। लोकतंत्र में जिस तरह की अशोभनीय हरकत लखनऊ के मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में हुआ, यह गेस्ट हाउस कांड के रूप में आज भी चर्चित है। और यह गेस्ट हाउस कांड राजनीति को एक नए कलेवर में लेकर के आया और राजनीति फिर से ऐसे लोगों के हाथों में जाने लगी जहां की लोगों की सियासत गुंडे बदमाशों के हाथों में तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। और उसके बाद फिर राजनीति का यही दौर लंबे समय तक पूरे देश के अंदर हावी रहा, प्रभावी रहा। आप यूपी का हाल देख सकते हैं, बिहार का हाल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति अपने नए रंग में आ गई। लोकतंत्र का जो यह घिनौना रूप था, लोकतंत्र का घिनौना रूप था, क्षेत्रीय दलों की जो अपनी गुंडई थी, गुंडई में जो गुंडे बदमाशों का, जो क्षत्रपों का जो दौर था, उसी में जब वीआईपी, एक बात और जिक्र मैं कर देना चाहता हूं कि जिस दिन मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला हो रहा था, उसमें अभी कुछ महीनों पहले मारा गया इलाहाबाद का वह गुंडा अतीक अहमद भी शामिल था। और अतीक अहमद अपने इसी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ इन राजनीतिक दलों की छाया लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वह गुंडई करता रहा। और उसके गुंडई भरे राजनीतिक साम्राज्य का इस तरह उदय हुआ कि फिर उसने जैसा चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा, जब चाहा, उसने सब कुछ पूरा किया। और जनता लाचार, विवश ऐसे राजनीतिक क्षत्रपों की दास बन चुकी थी। और इन्होंने इसको, इस तरह के वारदात करने वाले गुंडे बदमाशों को अपना भाग्य विधाता मान चुकी थी और एक तरह से समर्पण कर चुकी थी। और लोकतंत्र का यह रूप उत्तर प्रदेश के अंदर वर्षों वर्षों तक चलता रहा, जारी रहा। और यही है गेस्ट हाउस कांड।